फैमिली देख लेते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो सोशोलॉजी में आप स्कूल्स जानते होंगे है, फंक्शनलिस्ट है, मार्क्सिस्ट है, उन लोगों का व्यू क्या है फैमिली के बारे में। एक्चुअली यहाँ तो पेपर में पूछे ना पूछे वो अलग केस है, वैसे पूछ लेते हैं। बट आगे अगर आपको कुछ भी कंटिन्यू करना हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले फंक्शनलिस्ट स्कूल जो है उसके बारे में हम बात करें। फंक्शनलिस्ट स्कूल ने बहुत सारे जगहों पे ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली होता है, मतलब परिवार क्या होता है, वो स्टडी किया है डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ में। तो चाहे वो स्मॉल, अगर मान लीजिए कि ट्राइब है, उससे लेके बड़ी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सबको स्टडी किए हैं। अगर मर्डॉक की बात करें तो ये इन्होंने इस स्टडीज से पाया है, दो कंक्लूजन इनको मिला है, दो निष्कर्ष इनको मिला है कि न्यूक्लियर फैमिली जो है वो यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। एंड ये इनका फंक्शन, फैमिली का एक फंक्शन होता है सोसाइटी में। तो देखिए ये एक्चुअली इन लोगों ने बहुत ही बड़े लेवल पे क्योंकि ये लोग फंक्शनलिस्ट हैं और सोसाइटी में ये लोग हर चीज़ का फंक्शन या पॉजिटिव एस्पेक्ट से स्टडी करते हैं। जब भी ये लोग फंक्शनलिस्ट लोग करते हैं स्टडी, तो इन्होंने दो चीज़ें बहुत ही एकदम टैग लगा दी कि मतलब जो यूनिवर्सल फैमिली है तो वो न्यूक्लियर होती है और फंक्शन होता है सोसाइटी में फैमिली का। अब ज़रूरी नहीं है कि हर सोसाइटी मतलब न्यूक्लियर फैमिली हो, कई जगह तो फैमिली का कॉन्सेप्ट भी हमें शायद ना मिले। तो ये सब चीज़ें हैं, बट वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले अलग अलग लोगों की व्यूज़ देख लें। अगर हम बात करें पोस्ट वॉर ट्रांजिशन पीरियड जो था, जिसमें बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट एंड सोशल थ्योरिस्ट जो थे, जैसे कि पार्सन्स हो गए, जो कि स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल चेंज को प्रिडिक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इन लोगों ने काफ़ी सारी स्टडी की, लेकिन इन लोगों ने एक गलती ये की कि जो अमेरिकन सोसाइटी थी ना, उस सोसाइटी को इन लोगों ने दिमाग में रखा और उससे ही काफ़ी सारी थ्योरीज बनाने की कोशिश की फंक्शनलिस्ट लोगों ने, और हमेशा पॉजिटिव लाइट में दिखाया। ठीक है, एंड अगर हम बात करें पार्सन्स की, तो वो बोलते हैं कि फैमिलीज जो होती हैं वो दो प्रकार का रोल प्ले करती हैं। ठीक है, एक तो प्राइमरी जो सोशलाइजेशन होता है बच्चे का, जैसे हम बच्चे पैदा होते हैं तो बेसिक चीज़ें तो घर परिवार में ही सीखते हैं ना, तो वो हो जाता है। एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटीज ऑफ पॉपुलेशन, एक तरीके से स्टेबलाइज करना। ठीक है, एक तरीके से जो एडल्ट पॉपुलेशन है, किस तरीके की उनकी पर्सनालिटी है, क्योंकि देखिए जो भी हम बड़े होने के बाद भी जो हमारी नीड्स होती हैं वो फैमिली में ही आके फुलफिल होती है। ठीक है, एंड स्टडी किया था वो अमेरिकन फैमिली को इन्होंने टैग करके बोला कि हाँ मैं अमेरिकन फैमिली के बारे में बात कर रहा हूँ। मर्डॉक की तरह इन लोगों ने यूनिवर्सल नहीं बोल दिया किसी अमेरिकन फैमिली को देख के कि नहीं नहीं ये तो सारी सोसाइटीज़ में होता है। इन्होंने बोला अपनी थ्योरी में कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फंक्शन क्या है फैमिली का या फैमिली का रोल क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि मैं अमेरिकन सोसाइटी को स्टडी किया हूँ या अमेरिकन फैमिली को स्टडी किया हूँ तो बता रहा हूँ। ठीक है, बोला कि जो पावर और अथॉरिटी होती है, जो माता पिता के पास पावर होती है कि अपने बच्चों को कंट्रोल कर सके, और एक इंस्ट्रूमेंटल और एक एक्सप्रेसिव फंक्शन होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, जिसको जो एक न्यूक्लियर फैमिली को कंटिन्यू रखती है। तो इसमें दो टर्म आप समझिए, पावर एंड अथॉरिटी। मतलब बच्चों को क्या करना है, बच्चों की लाइफ में क्या होगा, बच्चे किस तरीके से सब कुछ करेंगे, या बच्चों के ऊपर भाई अथॉरिटी कि हमारे बच्चे हैं हम इनके डिसीजन लेंगे, वो पेरेंट्स का होता है। इंस्ट्रूमेंटल एंड एक्सप्रेसिव फंक्शंस की बात इन्होंने बार बार की है। तो इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन क्या होता है कि इन्होंने बोला है कि जो मेल है, पुरुष जो है वो इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन करते हैं, जैसे कि जॉब करना, पैसा कमाना, मतलब इस टाइप के काम। और एक्सप्रेसिव रोल जैसे कि प्यार करना, केयर करना, कुक करना, इस टाइप के रोल मदर करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके का संबंध होता है जो कि कंटिन्यू करता है एक न्यूक्लियर फैमिली को। पर इन्होंने बोला कि मैं अमेरिकन फैमिलीज की स्टडी कर रहा हूँ। अब देखिए फंक्शनलिस्ट फैमिली, जो इन लोगों ने फंक्शनलिस्ट लोगों ने फैमिली को एकदम पॉजिटिव लाइट में दिखाया, या इन लोगों ने मतलब अमेरिकन जो वाइट फैमिलीज थी उनकी स्टडी की और थ्योरी बना दिया और सोचते हैं कि पूरी दुनिया वैसी होगी, उसके लिए इनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया है। मॉर्गन जो है उन्होंने फाइंड किया कि कोई क्लास या रीजनल या रिलीजियस जो वेरिएशन होता है, वो पार्सन की फैमिली में नहीं है। मतलब पार्सन गए, कुछ पार्सन्स गए और कुछ ऐसे वाइट फैमिलीज को अमेरिका में देखा और स्टडी कर लिया। उन्होंने अगर अलग अलग क्लास के लोगों को, कुछ अमीर कुछ गरीब लोगों को स्टडी किया होता, या डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के लोगों को किया होता, या अलग अलग रीजन के एरिया का, मतलब अमेरिका का कर लिया होता, कनाडा का कर लिया होता, यूरोप और एशिया का, तो हमें वेरिएशन देखने को मिलता है कि हाँ भाई इस तरीके के परिवार होते हैं। इन्होंने बस एक पर्टिकुलर टाइप को उठाया और स्टडी कर दी, तो वो सही नहीं है। जैसे कि मोडॉक ने भी एक प्रिज्यूम कर लिया था कि न्यूक्लियर फैमिली जो होती है, छोटा परिवार जो होता है, वो
विश्व में हर जगह होता है। उसी तरीके से पार्सन्स ने भी किया, ठीक है। तो दोनों लोगों ने बस अज्यूम कर लिया कि फैमिली जो है वो यूनिवर्सल है। अब ये कह पाना, मान लीजिए किसी ट्राइब में जाए जहाँ पे कॉन्सेप्ट ही फैमिली का ना हो, ज़रूरी नहीं है ना कि हर जगह कॉन्सेप्ट फैमिली का हो। अगर हम बात करें फैमिली की, आप डिफरेंट थिंकर्स को देखेंगे तो फैमिली में बहुत सारी चीज़ें मतलब मैटर करती हैं। मैरिज, किनशिप रिलेशनशिप, आप किस जेंडर से हैं, चाइल्ड पेरेंट की क्या हायरार्की है, हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। और फैमिली हमेशा पॉजिटिव नहीं होती, वहाँ पे टेंशन्स भी होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशंस भी हो सकते हैं। ऐसा होगा कि महिला शोषित कर रही हो अपने बच्चों को, चाहे पुरुष शोषित कर रहा हो महिला को, या महिला पुरुष को कर रही हो, तो इस तरीके के संबंध हो सकते हैं। झगड़ा लड़ाई रोज हो रहा हो, एक दूसरे पे केस कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कुछ मॉडर्न यूरोपियन फैमिलीज की या अमेरिकन फैमिलीज की, तो आप मूवीज वगैरह देख के जानते होंगे कि उन लोगों की फैमिलीज में बहुत इश्यूज होती है। ऐसा नहीं कि मैं कोई क्लेम करूँ कि इंडिया में नहीं होती है, इंडिया में तो और खतरनाक वाली होती है। बट फैमिली को एकदम इन लोगों ने पॉजिटिव लाइट में दिखाया। बट फंक्शनलिस्ट लोग का तो काम ही यही है ना, ठीक है। लीच ने बताया है कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उसका इमोशनल टोल बहुत रहा, मतलब इस तरीके से आप समझिए कि एक दूसरे को बहुत इमोशनली हम एक्सप्लॉइट करते हैं, जो भी न्यूक्लियर फैमिली के होते हैं। या बहुत ज़्यादा अगर अगर मान लीजिए कि भाई बहन में लड़ाई हो गई तो पेरेंट्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, पेरेंट्स में हो गई तो बच्चों पे, तो इस तरीके का मतलब कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज तो फैमिली में होती हैं, जिसके बारे में उतना बात नहीं की गई है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, अब जिस तरीके से पता है ये लोग तो नेगेटिव ही बात करेंगे, पॉजिटिव तो करेंगे नहीं। तो ये मान के हमेशा चला करिए जब आप थ्योरीज पढ़े, तो फंक्शनलिस्ट मतलब पॉजिटिव, आपको याद भी नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें लिख दीजिए, बल्कि आपको थिंकर लिखना पड़ता है, बट ना याद है तो क्या करेंगे। और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जब भी हो तो कुछ नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस को ये लोग नेगेटिवली ही देखते हैं, ठीक है। देखना ज़रूरी भी है वैसे। तो अगर हम बात करें एंगल्स की, जो स्टडी है, बेसिकली उन्होंने स्टेट, फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया था, जो कि 84 में पब्लिश हुई थी। ये फर्स्ट मार्क्सियन लोगों का अटेम्प्ट था कि परिवार को एनालाइज कर सके, परिवार को समझ सके, परिवार का विश्लेषण कर सके। पार्सन्स की तरह इन्होंने भी एक एवोल्यूशनरी अप्रोच अपनाया, ठीक है। और है मतलब विमेन की जो सेक्सुअलिटी है या विमेन का रिप्रोडक्शन पावर है, जैसे कि आपको पता है कि ये पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो न्यू जनरेशन होगी, उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और जब से प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया आया कि हर किसी की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, जितना मर्जी आप चाहे प्रॉपर्टी कलेक्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, तब से विमेन और ज़्यादा विमेन पे कंट्रोल किया गया। और मोनोगेमस फैमिली का आइडिया भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलने लगा, ठीक है। तो इन्होंने भी बहुत सारे, जैसे कि जब भी आपको इवोल्यूशनरी लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो थिंकर है ना, उसने लेवल्स में स्टडी किया है कि एंशिएंट टाइम में क्या था, मिडिवल टाइम में क्या था, मॉडर्न टाइम में क्या था, ठीक है। इवोल्यूशनरी इवोल्यूशन हो रहा है, बढ़ाओ या घटाओ जिस भी तरीके से, ठीक है। एंड ये लोग बोलते हैं, मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक वो बताती हूँ कि हिस्टोरिकली विमेन का रोल ऐसा नहीं था जो कि प्रेजेंट टाइम में है। जब से ये फैक्ट्रीज, प्राइवेट प्रॉपर्टी, उद्योग वगैरह आई है, तो विमेन को और कंट्रोल किया जाता है, उनकी सेक्सुअलिटी को और कंट्रोल किया जाता है, प्रॉपर्टी पे भी उनको उतना राइट नहीं दिया जाता, और विमेन को बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल करके रखा जाता है। अगर हम मार्क्सियन आइडिया की बात करें, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट भी होती हैं, जो कि सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो 1960-70s में आता है, तो ये लोग बहुत क्रिटिक करती हैं फैमिली को, और बोलती हैं कि विमेन को प्रोड्यूसर समझा जाता है, ठीक है। जिस तरीके से कैपिटलिज्म में सब लोग प्रोड्यूसर है, मतलब हर किसी का काम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना, विमेन को भी ऐसा सामान देखा जा रहा है जो प्रोड्यूस कर रही है, बच्चे जो बाद में जाके फिर फैक्ट्री में काम करे, ठीक है। और उनको उनके रिप्रोडक्शन पावर की वजह से, यानी मतलब बच्चे पैदा करने की शक्ति की वजह से, उनको घर के स्पेस में बंद कर दिया गया है। और उनका जो पेमेंट, मतलब मान लीजिए कि आप घर में हैं, तो आपके जीवन शैली के लिए या आपके लाइफस्टाइल के लिए कुछ पेमेंट चाहिए, तो लोग पे भी नहीं करते, ऑफ कोर्स उनके हस्बैंड की बात हो रही है, और उनका कंट्रीब्यूशन भी ज़ीरो होता है, और उनको मतलब बेसिकली कोई फ्रीडम नहीं दिया गया है औरतों को, ठीक है। और मतलब फैमिली के नाम पे औरतों के साथ ही बहुत बुरा बुरा हो रहा है, ऐसा इनका कहने का तात्पर्य था, ठीक है। और एक तरीके से विमेन को कंट्रोल करके कैपिटलिस्ट भी विमेन को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन लाएंगे तो फिर उनको भी वर्कर बनाएंगे, ऐसा आइडिया। लीजिए कि
एक वर्कर है वो अपने काम पे जाता है, जहाँ पे कोई भी वर्कर है, लेबर है, और एक कैपिटलिस्ट के यहाँ जो कि पूंजीवादी है उसके यहाँ वर्क करता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसको बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी क्योंकि बॉस उनसे ऊपर है। तो वही आके जो उसका गुस्सा होता है वो औरत पे, अपने बच्चों पे निकालता है, और इसको लोग लेजिटिमेट समझते हैं, बिकॉज ऐसा ही होता है, जो पावरफुल नहीं है वो पावरफुल से पिटेगा। इस तरीके के आइडियाज भी सोसाइटी में, ठीक है। डेविड कूपर का स्टडी है, इसका डेथ ऑफ फैमिली नाम है बुक का, और इन्होंने भी इसी आइडिया को आगे बढ़ाया है कि किस तरीके से विमेन का जो ओबिडेंट या सबमिसिव जो होता है, लेबर फोर्स की तरह देखा जाता है, या किस तरीके से उनका रिप्रोडक्शन के पावर को, मतलब एक तो औरत को सबकी बात सुननी है, एक सबमिसिव तुमको रहना है, सबके नीचे रहना है, ठीक है। पैरेंटल अथॉरिटी, जैसे मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स से आपको ऑर्डर देते हैं, आपको डिसिप्लिन रखते हैं, इस तरीके की चीज़ें कहते हैं, तो मार्क्सियन लोग इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये हमें बचपन से ही सिखा दिया गया है कि हमें अपने से ऊपर वाले की अथॉरिटी माननी। मतलब अभी हम छोटे हैं तो हमारे मम्मी पापा हमें ऑर्डर दे रहे हैं, अगर उन्होंने कहा जाओ पानी लेके आओ, हम तुरंत उठ के जाएंगे, वरना नहीं उठ के गए तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये बोल रहे हैं कि इस तरीके की अथॉरिटी हमें एक्चुअली फ्यूचर के लिए तैयार करती है, इस पूंजीवादी समाज में रहने के लिए, कि कल को हमारा बॉस ऑर्डर देगा तो हम फिर जाके लेके आएंगे, ठीक है। तो ये भी इनका पर्सपेक्टिव है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। आप एक्चुअली बुक खोल के पढ़ा करिए, यहाँ से पढ़िए, अच्छी बात आपको समझ में आ जाएगा, पर बुक से भी खोल के पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा और भी चीज़ें समझेंगे, ठीक है, जो कई बार मैं एक 13 या 14 मिनट की वीडियो में नहीं पढ़ा पाती है, ठीक है। तो बेसिकली मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट जो है, उनको लगता है कि जो विमेन का पावर है ना बच्चे पैदा करने का, रिप्रोडक्शन का, वो सबसे बड़ा उनको दबाने वाला, एक्सप्लॉयटेशन करने वाला है, बिकॉज उसकी वजह से उनकी सारी और राइट्स खत्म हो जाती हैं, ठीक है। एंड उनको किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी राइट्स, इस टाइप के कोई भी इस टाइप के राइट्स बहुत कम मिलते हैं। जो मदरहुड है ना उसको ओवरकम किया जा सकता था अगर विमेन को भी फ्रीडम मिलता या इक्वालिटी मिलती, ठीक है। एरिंगम जो है वो एनालाइज करती हैं कि जो फेमिनिस्ट का पोजीशन है ना 1970s से काफ़ी चेंज हो रहा है विमेंस की ऑटोनॉमी को लेके। उसके बाद इन लोगों ने थीसिस वगैरह यही दिया है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ऑपरेशन सहना पड़ता है, पहले के टाइम पे था नहीं, बट बहुत सारी आप थ्योरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा पहले भी एक्सप्लॉयटेशन था, अब भी है, अब तो थोड़ा चेंज भी हो रहा है। इसलिए कहने का मतलब है पूंजीवादी जो राज्य है, कैपिटलिस्ट स्टेट है, वहाँ पे औरतों को एक्सप्लॉइट, शोषित किया जाता है फैमिली के थ्रू, या फैमिली की आइडियोलॉजी या सेंटिमेंट, मतलब उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया था कि यार तुम्हारा ये हस्बैंड है, तुमको ये तो सैक्रिफाइसेस करनी ही पड़ेंगे, तुम्हारा बच्चा है, सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगे, एंड इसी तरीके से फैमिली चलती है इन मार्क्सिस्ट लोगों का। मेरा कोई पर्सपेक्टिव इसमें नहीं है। अब कल्चरल पर्सपेक्टिव का एक ओवरव्यू दे देती हूँ। तो काफ़ी सारे थिंकर्स स्टडी करते हैं कल्चरल पर्सपेक्टिव। देखिए बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अलग अलग कल्चर में हाउस होल्ड, फैमिली और इन सब चीज़ों का स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। इंडिया के लिए कुछ और हो सकता है, यूएस के लिए कुछ और, उसके लिए। उसके बाद जो ये सोशल रिप्रोडक्शन का रोल है उसको जेंडर्ड कर दिया गया है, मतलब विमेन पे ही ज़्यादा एक वो होता है। ऐसा नहीं है कि फादर का कोई रोल नहीं है, मतलब फादर भी तो फादर बन रहा है। तो बर्डन्स भी फैमिली की जो इस तरीके केयर वाली है। इवन आपने देखी होंगी, अगर नोटिस किया हो आपने एक चीज़, तो जितने ये बच्चों के केयर वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे कि हगीज हो गया, ये सब ब्रांड्स आपको पता होंगे, टीवी पे तो आपने देखा होगा सब। आई थिंक बच्चों का जो मील वगैरह पैकेट में आता है उसमें सब में मदर दिखाई जाती है, फादर नहीं। एंड आप इससे देख के समझ सकते हैं कि कितना मदर सेंट्रिक ये सब चीज़ें हैं। जब अगर पेरेंट बन रहा है तो उसमें दोनों का रोल होगा ना, फादर का एंड मदर का, बट ज़्यादातर मदर के रोल को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। सो बस इसमें इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ये चैप्टर यहीं खत्म।